फ्रेंड, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन में डिफरेंट, मतलब कि जो सिंक्रोनस मशीन है और डीसी मशीन है उसके बीच में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते स्टार्ट करते हैं आज हम डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन में अंतर। तो देखिए दोस्तों यार, डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा आपका, डीसी मशीन जो होती है दोस्तों सिंक्रोनस मशीन प्लस कम्यूटेटर। मतलब जो दोस्तों डीसी मशीन जो होती है वह भी एक क्या होते हैं, एसी मशीन ही होती है, लेकिन दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट सप्लाई डीसी लेने के लिए कम्यूटेटर को लगा देते हैं। मतलब कि यह क्या कहलाती है, सिंक्रोनस मशीन प्लस कम्यूटेटर होता है, तो यह क्या कहलाती है, डीसी मशीन कहलाएंगे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आ जाते हैं हम सिंक्रोनस मशीन में। तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है, ये सिंक्रोनस मशीन मतलब कि एसी मशीन है दोस्तों, है। तो यह भी इसमें यह भी जो दोस्तों यह है कि डीसी मशीन माइनस कम्यूटेटर। मतलब दोस्तों जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें कम्यूटेटर नहीं होता है ना। मतलब एसी मशीन तो होती है लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें कम्यूटेटर नहीं होता दोस्तों। तो इसमें पहला डिफरेंट यही है कि जो डीसी मशीन है उसमें कम्यूटेटर होता है, सिंक्रोनस मशीन में कम्यूटेटर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, दूसरा आ जाता है हमारा पॉइंट, डीसी मशीन डबल एक्साइटेशन मशीन होती है। डबल एक्साइटेड मशीन दोस्तों, सिंक्रोनस मशीन भी क्या होता है, डबल एक्साइटेड मशीन होती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, इसका मैं बेस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ डबल एक्साइटेड मशीन में। जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा जो सिंक्रोनस मोटर होती है, देखिए है ना, सिंक्रोनस मोटर आपने देखा होगा, उसमें जो स्टेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तथा जो रोटर होता है दोस्तों उसमें क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं ना। तो इसलिए दोस्तों क्या कहलाती है, डबल एक्साइटेड मशीन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन दोस्तों इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। और दोस्तों चौथा पॉइंट आ जाएगा इसी में, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग भी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। सिंक्रोनस मशीन में देखते हैं, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग होती है तथा आर्मेचर वाइंडिंग होती है। लेकिन दोस्तों जो देखिए जो डीसी मशीन है इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है यह स्टेटर पर स्थापित होती है। कहाँ पे होती है, स्टेटर में होती है, प्लेस्ड ऑन स्टेटर, स्टेटर में होती है। तथा जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है दोस्तों ये कहाँ पे होती है, रोटर पर होती है। कहाँ होती है, रोटर पर होती है। दोस्तों देखते हैं सिंक्रोनस मशीन में। तो जो सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग होती है वो दोस्तों रोटर पर होती है। कहाँ होती है, रोटर पर होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग दोस्तों कहाँ पे होती है, स्टेटर पर होती है, स्टेटर पर होती है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप, दोनों में बेसिक डिफरेंट यही होता है। फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर होती है तथा आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है। तो दोस्तों इसमें जो डीसी मशीन में क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर क्यों करते हैं। दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को आउटपुट में डीसी चाहिए होता है। तो फॉर कम्यूटेशन प्रोसेस के लिए, मतलब कि उसमें क्या करते हैं, कम्यूटेटर को भी जोड़ते हैं। काय के साथ में, आर्मेचर में जब
घूमता है आर्मेचर, तो उसके जो सॉफ्ट पे दोस्तों आर्मेचर भी रहता है मतलब रोटर में, और कम्यूटेटर भी रहता है। तो दोस्तों फॉर कम्यूटेशन प्रोसेस कि आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे क्यों करते हैं, फॉर कम्यूटेशन प्रोसेस। अगर दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर में कर दे, डीसी मशीन में अगर आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर में कर दे तो क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, फिर सिंक्रोनस मशीन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कम्यूटेशन प्रोसेस नहीं होगी, मतलब कि आउटपुट में हमको डीसी नहीं मिलेगी, इसका मतलब फिर वो क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस मशीन कहलाएंगे दोस्तों। इसीलिए हमको डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब बात आ जाती है सिंक्रोनस मशीन में। तो सिंक्रोनस मशीन में दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसके बहुत सारे एडवांटेज है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करने से क्या होता है कि इजीली करंट को कलेक्ट किया जा सकता है, इजी कलेक्ट करंट, ठीक है दोस्तों। तथा जो वाइंडिंग का दोस्तों बेटर इंसुलेशन होता है, बेटर इंसुलेशन, तो दोस्तों इसका गुड वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स लीकेज होता है वो क्या होता है, लेस मतलब कि कम होता है। तो दोस्तों रिएक्टेंस वो भी क्या होता है, लेस मतलब कि कम होता है। मतलब दोस्तों इसमें बहुत सारे एडवांटेज है, इसीलिए सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर किया, मतलब स्टेटर पर लपेटा जाता है, स्टेटर में फिक्स किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों आगे। अब जनरली दोस्तों मैं यहाँ देखिए एक डीसी जनरेटर को बना रहा हूँ दोस्तों, देखिए डीसी जनरेटर का एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा दोस्तों आपको। देखिए डीसी जनरेटर, तो दोस्तों इसमें हम इनपुट क्या कराएंगे, मैकेनिकल इनपुट कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, मैकेनिकल पावर को इनपुट कराएंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देंगे इधर से, ठीक है। मैकेनिकल इनपुट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग, क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोस्तों इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा एसी होता है ना दोस्तों, क्या होता है, एसी होता है। आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा एसी होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सिंक्रोनस मशीन में। तो देखिए दोस्तों मैं सिंक्रोनस मशीन का भी एक डायग्राम बना रहा हूँ, जिसको बोलते हैं दोस्तों ये अल्टरनेटर, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं हम, इनपुट मैकेनिकल पावर मतलब मैकेनिकल एनर्जी दें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, हमेशा एसी होता है। तथा दोस्तों अपने को आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकली एसी मिलता है, ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल इनपुट किया हमने, आर्मेचर वाइंडिंग में एसी उत्पन्न हुआ तथा अपने को आउटपुट क्या मिला दोस्तों, एसी मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसमें, डीसी मशीन में दोस्तों। इसमें क्या है, मैकेनिकल पावर इनपुट किया जनरेटर में, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रोड्यूस ईएमएफ क्या हुआ दोस्तों, ऑलवेज टाइम क्या होता है, एसी उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको आउटपुट में क्या मिला, इलेक्ट्रिकल दोस्तों डीसी मिलता है। क्या मिलता है, डीसी वोल्टेज एंड करंट मिलता है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल डीसी वोल्टेज एंड करंट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो देखिए, यहाँ तो ठीक है कि एसी उत्पन्न हुआ, आउटपुट में एसी मिल गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है
कि एसी उत्पन्न हुआ लेकिन हमको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, तो दोस्तों ये ड्यू टू किसके कारण हुआ, ड्यू टू कम्यूटेटर प्रोसेस, यानी कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो डीसी क्यों मिला हमको, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कम्यूटेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, कम्यूटेटर लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं कम्यूटेशन प्रोसेस, कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ किसमें, मोटर में। क्या बनाया जनरली, एक डीसी मोटर बनाओ, ठीक है, MTR डीसी मोटर बनाओ। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखिए, इलेक्ट्रिकल इनपुट इन डीसी, मतलब यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं दोस्तों, डीसी दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक इनपुट डीसी करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर्मेचर है। अब उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, एसी उत्पन्न होगा, तथा आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, डीसी मोटर। अब इधर हम एसी मोटर बना रहे हो, देखिए इधर एसी मोटर, इनपुट इलेक्ट्रिकल एसी पावर। ठीक है, इसके जो आर्मेचर है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस ईएमएफ क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, तथा आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, मतलब कि हमारा जो भी कार्य है शाफ्ट पुल्ली की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो दोस्तों क्लियर है कि हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल एसी पावर दिया, आर्मेचर में भी उत्पन्न विद्युत वाहक बल एसी हुआ, तथा मैकेनिकल एनर्जी अपने को मिली। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों डीसी मशीन में देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल इनपुट डीसी किया है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग में इसमें क्या हुआ, एसी उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू कम्यूटेटर, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एसी हुआ, मतलब डीसी को इनने क्या किया, एसी में यहाँ पे है ना। तो ये दोस्तों ये किसके कारण हुआ है, ये देखिए ये कम्यूटेटर के कारण हुआ है ना। देखिए दोस्तों कम्यूटेशन प्रोसेस के कारण हुआ, मतलब कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है दोस्तों, देखिए इधर जो कम्यूटेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, द हार्ट ऑफ डीसी मशीन। जो दोस्तों कम्यूटेटर होता है उसको डीसी मशीन का द हार्ट ऑफ डीसी मशीन बोलते हैं, मतलब डीसी मशीन का क्या होता है दोस्तों, हार्ट होता है, क्योंकि अगर कम्यूटेटर है तो डीसी मशीन है, अगर कम्यूटेटर को हम हटा देते हैं तो सिंक्रोनस मशीन या फिर एसी मशीन बन जाती है। इसलिए दोस्तों कम्यूटेटर को द हार्ट ऑफ डीसी मशीन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए इसके आगे और आपको मैं ले चलता हूँ। ये दोस्तों सिंपली डिफरेंट है क्या में, डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसको एक बार। अब दोस्तों जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है ना, डीसी जनरेटर क्या कहलाता है। डीसी जनरेटर दोस्तों, डीसी जनरेटर क्या कहलाता है, और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन। मतलब दोस्तों इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी अभी हिंदी में भी लिखाऊंगा, और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन which converts
मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि दोस्तों जो जो डीसी जनित्र है वह एक घूर्णीय वह एक घूर्णीय विद्युत डीसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपली जो डीसी जनरेटर होता है वो कुछ नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन ही डीसी जनरेटर कहलाती है। और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। दिस इज माय डीसी जनरेटर। इनपुट मैकेनिकल एंड यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों इसी के नीचे यहाँ पे देखिए फील्ड वाइंडिंग होगी दोस्तों, जिसको डीसी सप्लाई से एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई एक्साइटेड किया होगा, मतलब एक्साइटेशन किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने को जो आउटपुट में दोस्तों क्या मिलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल डीसी वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनपुट मैकेनिकल पावर दिया अपन ने। डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों, यहाँ पे क्या फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई देके क्या किया, उत्तेजित किया, तथा आउटपुट में हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई मिली, जैसे कि वोल्टेज और करंट। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें दो बात है कि देखिए कि ये जो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग है और जो फील्ड वाइंडिंग है ना, तो इसमें जैसे आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है वह क्या है तथा फील्ड वाइंडिंग वह क्या है, मतलब इन दोनों का कार्य क्या है। तो इसमें हम जानते हैं पहला आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा आ जाएगा फील्ड वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों, which produced EMF always AC, which produce EMF always AC। मतलब कि दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा AC होता है। मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कौन सा होता है दोस्तों, AC होता है। ठीक है, विच प्रोड्यूस EMF ऑलवेज AC। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं फील्ड वाइंडिंग, है ना।
फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग दोस्तों तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेड डीसी सप्लाई। कि दोस्तों ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें क्या होता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, फिर मैग्नेट फ्लक्स उत्पन्न करता है दोस्तों, है ना। फील्ड वाइंडिंग विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई, कि जो अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, ये पोल है, पोल कोर के ऊपर में फील्ड वाइंडिंग लपेटी हुई होती है ना, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या होता है, इसको उत्तेजित करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो फील्ड, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स है, फिर चुंबक क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो भी किसके द्वारा होता है दोस्तों, बाय डीसी, मतलब एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई, मतलब कि डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कि जो डीसी जनरेटर होता है, अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, एक घूर्णी विद्युत डीसी मशीन है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है, डीसी जनरेटर का डायग्राम बनाया है, जिसमें क्या होगा, इनपुट मैकेनिकल दिया है, तथा अंदर में आर्मेचर वाइंडिंग है तथा फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग है, आउटपुट में अपने को इलेक्ट्रिकल डीसी मिल रहा है दोस्तों, तथा इसमें जो होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो सदैव एसी होता है, तथा फील्ड वाइंडिंग होती है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं, क्यों देते हैं, फील्ड को मतलब वहां पे एक्साइटेशन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जानते हैं दोस्तों डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। डीसी जनरेटर बेसिक प्रिंसिपल, कि जो डीसी जनरेटर होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, कि सभी को मालूम ही रहता है, यानी लड़कों लोगों ने पढ़ के ही रखा होगा, कि जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, वह सदैव फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है दोस्तों, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जानते हैं कि फैराडे के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, ठीक है दोस्तों। फैराडे के अनुसार जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब किसी चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है, तो
तो उस चालक में गतिज डायनेमिक गतिज विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों देखिए एकदम सिंपल सी परिभाषा है, दो ही लाइन की परिभाषा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि जब कोई चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है तो उस चालक में गतिज विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों देखिए इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने क्या लिया, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र लिया है, ठीक है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र लिया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है दोस्तों। तो चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करता है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। तो दोस्तों देखिए इसमें फिर क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, किसकी सहायता से, प्राइम मूवर की सहायता से घुमा रहे हैं दोस्तों। देखिए किसकी सहायता से घुमा रहे हैं, प्राइम मूवर की सहायता से घुमा रहे हैं। तो क्या कर रहा है दोस्तों, वो v वेग से घूम रहा है, ठीक है। कहाँ घूम रहा है दोस्तों, फ्लक्स डेंसिटी एंड v दोनों के बीच में क्या बना रहा है दोस्तों, ये थीटा कोण बना रहा है दोस्तों, ठीक है। ये चालक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइम मूवर की सहायता से v वेग से घुमा रहे हैं, ठीक है, कोई वेग है उससे घुमा रहे हैं। वो भी कहाँ घूम रहा है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के अंदर में घूम रहा है, मतलब कि जो चुंबकीय बल रेखा है इनका क्या हो रहा है, छेदन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उस चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोस्तों देखिए फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार है, फिर फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV साइन थीटा। तो दोस्तों इसमें देखिए जो B है ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी दोस्तों ये काय में आ जाएगा अपना, फ्लक्स डेंसिटी दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर और टेस्ला, ठीक है दोस्तों। अब आ जाएगा अपना क्या है, यल लेंथ ऑफ माई कंडक्टर, मतलब कि दोस्तों चालक की लंबाई, क्या आ जाएगा, चालक की लंबाई काय में आ जाएंगे दोस्तों, मीटर में आ जाएंगी। थर्ड में क्या दिया है इसमें, v, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ माई कंडक्टर, मतलब कि दोस्तों वेग, ये जो है अपना चालक है उसका क्या है, वेग है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी काय में आ जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और जो दोस्तों साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी एंड वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बनता है वो हो जाएगा थीटा, ठीक है दोस्तों। ये तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है तथा किसने दिया था तथा उसमें विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों देखिए इधर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो दोस्तों उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पन्न विद्युत बल की दिशा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ज्ञात किया
विद्युत वाहक बल की दिशा को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार दोस्तों, ये देखिए मेरा ये क्या है, राइट हैंड है। इसमें दाएं हाथ की 2 उंगली तथा अंगूठे को परस्पर समकोण ऐसा फैलाए कि जो अंगूठा है दोस्तों, मतलब कि थंब, चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी 4 फिंगर दोस्तों चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा मिडिल फिंगर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाती दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार दाएं हाथ दो उंगली व अंगूठा को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा द्वितीय उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है। तो क्या या फिर बोल सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करती है। दोस्तों इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, थंब है अपना, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, फर्स्ट फिंगर मतलब कि 4 फिंगर मतलब पहली उंगली, और ये क्या दोस्तों, द्वितीय उंगली मतलब कि मिडिल फिंगर। दोस्तों यह है अपना थंब, यह दोस्तों 4 फिंगर, यह दोस्तों मिडिल फिंगर। तो दोस्तों जो थंब है, डायरेक्शन मतलब कि मोशन ऑफ माई कंडक्टर, मतलब कि चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है दोस्तों। तो देखिए मोशन ऑफ माई कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। तथा यह क्या करता है, प्राइम मूवर टार्क, तो दोस्तों वेग, किस वेग से घूम रहा है, तो दोस्तों मैकेनिकल क्वांटिटी। मतलब इतनी चीज को दोस्तों दर्शाता है, मतलब कि चालक की घूमने की दिशा को भी दर्शाता है, और मतलब चालक को आप कैसे घुमाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा से घुमाएंगे दोस्तों। मतलब जो सॉफ्ट है कैसे घूमता है, प्राइम मूवर टॉर्क की सहायता से, मतलब क्या किस वेग से घूम रहा है, v वेग से घूम रहा है, मतलब कि मैकेनिकल क्वांटिटी की सहायता से दोस्तों उसको घुमाते हैं, मतलब किसको,
थंब रिप्रेजेंट किसको करता है, मोशन ऑफ माई कंडक्टर। अब आ जाएगा दोस्तों अपना फोर फिंगर, तो इसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए फोर फिंगर का यूज किया जाता है। या फिर फोर फिंगर क्या बताता है दोस्तों, चुंबक क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बात आती है दोस्तों क्या पे, मिडिल फिंगर पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा हिंदी में लिख चुका हूँ, यहाँ पे भी देखिए मिडिल फिंगर ये क्या दर्शाता है दोस्तों, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि जो उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ ईएमएफ। इसमें दोस्तों लिख देता हूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, या फिर यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा। तो दोस्तों जनरली आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है जनरेटर में लगता है तथा उसके अनुसार जो कंडक्टर में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल से निकाली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखा इसके पहले कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार उस चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा उस चालक में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के राइट हैंड नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों किसी मतलब मशीन में, चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन है, उसमें चालक में विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किसी भी डीसी मशीन या एसी मशीन में चालक में विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कौन सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर है पहला आ जाएगा दोस्तों चालक। पहला क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इंग्लिश में लिख दो सेट ऑफ कंडक्टर, मतलब कि चालक की आवश्यकता होती है। सेकंड आ जाएगा दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा अपना दोस्तों आ जाएगा तीसरा आ जाएगा दोस्तों रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स, मतलब कि दोस्तों ये जो कंडक्टर है और फ्लक्स में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो दोस्तों रिलेटिव मोशन कैसे होगा, मतलब कि इसको हम कंडक्टर को या फिर फ्लक्स को क्या करेंगे, किसी यांत्रिक शक्ति के माध्यम से घुमाएंगे। मतलब कि तीसरी हमें किसकी आवश्यकता होगी, मैकेनिकल एनर्जी। तीसरी किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने तीनों लिख के बता दिया कि किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल करने के लिए, मतलब कि चालक में विद्युत वाहक बल को पैदा करने के लिए सेट ऑफ कंडक्टर मतलब चालक की आवश्यकता होगी। दूसरा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड चुंबक क्षेत्र की दोस्तों, और तीसरा जाएगा रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। तो दोस्तों इसको भी घुमाने के लिए क्या लगेगा, हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो किसी भी मशीन में इन तीनों चीज अगर अवेलेबल है दोस्तों तो हम आसानी से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो दोस्तों इसको आप सभी दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक करें तथा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद।